अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण है। इस अनुच्छेद के तहत 3 प्रकार का संरक्षण है भाई। अनुच्छेद 20 के तहत कितने प्रकार का संरक्षण है? 3। पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, अनुच्छेद 20(1), इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी भूतलक्षी विधि। अभी बताते हैं, मतलब ये देखो यहां से आ रहे हैं वापस ना, अभी स्लाइड्स में देख लो। दोहरे जोखिम या दंड का निषेध का सिद्धांत, अनुच्छेद 20(2), डबल जियोपार्डी। फिर है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, अनुच्छेद 20(3). ये कौन से वाद हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का सेल्वी वाद 2010 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिसके अंदर क्या है? नार्को टैक्स, पॉलीग्राफी टैक्स, और क्या है? ब्रेन मैपिंग टेस्ट। आपको इनको मैं मूवी के आधार पर बताता हूँ, उसमें आपने देखा है, सब देखते हैं लेकिन याद नहीं है। जैसे सबसे पहला टेस्ट है एक पॉलीग्राफी टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है? व्यक्ति जो होता है उसके हाथों के अंदर कुछ छल्ले जैसे पहनाते हैं, ठीक है। फिर उससे एक कंप्यूटर के ऊपर उससे पूछते हैं, उससे सच या झूठ के बारे में पता कराते हैं। आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल, शायद मूवी है, अक्षय कुमार के वो हाथ में पहना करके राजपाल जो क्या नाम उनका, यादव है, ठीक है। वो पूछते हैं कि मैंने कभी कहीं आपको तुमने देखा है? वो कहता है नहीं। फिर उसके अंदर वो मशीन रिस्पॉन्स करती है यस या नो में। हाँ, तो झूठ पकड़ने के लिए ही है ये, इसको बोलते हैं। अरे उसके अंदर लाइट ग्रीन होती है, या उसके जो शरीर के जो नर्वस सिस्टम काम करता है उसके आधार पर पता चलता है सभी का। अरे आदमी झूठ बोल सकता है, मशीन पकड़ लेती है, मशीन झूठ नहीं बोलती है। देखो फिर है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट क्या है? आपने एक और मूवी देखी होगी जोली LLB। उसके अंदर एक होता है बस ड्राइवर होता है, सॉरी कांस्टेबल होता है भदौरिया नाम का, उसका लड़का होता है जिसको यूपी रोडवेज के अंदर जॉब मिलती है। फिर वो उस केस के अंदर गवाही देने आता है कि ये इकबाल वो नहीं है, इकबाल कादरी नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। तो फिर है ना, वो जो आरोपी के जो वो होते हैं वकील वाले, वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसका क्या करवाए? नार्को टेस्ट करवाए। फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, उसके एक इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो थोड़ी क्या होता है अचेतावस्था में जाता है। फिर उससे वो डॉक्टर जो है क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो अचेतावस्था में जवाब देता है। अब आदमी को सावचेत रहता है तब तो वो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो आधा अचेतावस्था में तो वो सच ही बोलेगा वहाँ पे। नार्को टेस्ट देखा आपने? देखा ना मूवी के अंदर? सब ने देखा ये मूवी, जिसने नहीं देखा वो आज देख लेना। ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक टोपी पहनाई जाती है जिसके अंदर आपके जो नसें वगैरह है, हर नस के ऊपर हर नस के एक पॉइंट के ऊपर एक पिरामिड लगाया जाता है और एक कंप्यूटर रहता है उसके अंदर। फिर उसके बाद में व्यक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे, और उसके सामने वो जो जैसे कोई अपराध किया किसी व्यक्ति ने, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने किया ही नहीं है, तो उसके सामने वो जो अगर मर्डर चाकू से किया है तो चाकू लेके आएंगे। फिर उसको देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है, उसको देख करके वो घबराता है नहीं घबराता है, तो वो उसकी जो वहाँ पे नसें वगैरह है उसके हिसाब से काम करती है। उसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट। भाई बहुत सारे अपराधी होते हैं मार खा खा के ढीठ हो जाते हैं लेकिन कबूल नहीं करते हैं, तो फिर उनके लिए ऐसा करते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सेल्वी वाद आया था 2010 में, इसमें कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है। इसलिए जब पुलिस वाले जब किसी को अरेस्ट करते हैं, है ना, तो वो वहाँ पे बयान लेते हैं IPC की धारा 151 के तहत, ठीक है। 151 के तहत पुलिस थाने में वो होते हैं, बयान होते हैं किसी के, तो वो बयान वैल्यू नहीं रखते हैं। बयान कौन से वैल्यू रखते हैं? धारा 164 के तहत, 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं, वहाँ पे व्यक्ति बदल सकता है। वहाँ पे वो कह सकता है कि भाई साहब मेरे को बर्फ़ की स्लिप पे लिटाया गया था, कपड़े खोल के लिटाया था और उससे चमड़े के बेल्ट से मार रहे थे, इसलिए नहीं कबूलता तो मैं मर जाता हूँ, वहीं पे आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती, बचता ही नहीं मैं, इसलिए वो बयान ही वैलिड रहते हैं। पुलिस वाले क्या, पुलिस वाले तो पैसे खा के किसी से भी कुछ भी करवा दे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग भी तो नहीं चलती ना वहाँ पे।
164 के बयान इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस के अंदर, 151 के नहीं है। तो समझ में आया, ये तीनों जो क्या है आत्म अभिशंसन के अंदर 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, इनके ऊपर रोक लगाई गई है। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, नार्को और कौन सा था अभी बताया आपको? सब भूल गए हैं। देखें आगे देखें, अब इनको डिटेल से वापस आएंगे। अभी एक्स पोस्ट फैक्टो लो, किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराकर दंड दिया जा सकता है जब उसने उस समय लागू विधि को तोड़ा हो। दांडिक विधियां भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, उदाहरण देखें 1995 में किसी व्यक्ति ने अफीम उगाई, ठीक है, 1995 में किसी व्यक्ति ने अफीम उगाई, उस समय अफीम उगाना अपराध नहीं था, पर 1996 में सरकार ने अफीम उगाने को गैर कानूनी क्या किया, घोषित कर दिया, घोषित कर 5 वर्ष की सजा का कानून बना दिया। तो उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जब उसने अफीम उगाई थी उस समय कानून नहीं था 5 साल की सजा का, ठीक है, तो उसको सजा नहीं होगी। अब 1996 में कानून बनाया, तो 1996 के बाद में, कानून बनने के बाद में कोई व्यक्ति उगाएगा अफीम तो उसको सजा होगी, उससे पूर्व उसने काम किया ऐसा तो उसको नहीं होगी। तो क्या है ना, भूतलक्षी एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होगा। हाँ भाई, आदमी पास्ट में कुछ किया, उस समय कानून नहीं है तो उसको सजा क्यों देंगे आप? कानून बनने के बाद में सजा दी जाती है। यानी दांडिक विधि उसी दिन से लागू होती है जिस दिन वह प्रभाव है यहाँ पे ना, जिस दिन प्रभाव में आती है, पीछे से यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। फिर है डबल ज्योपर्डी, ठीक है, इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, यानी कि एक व्यक्ति है जिसने एक ही अपराध, एक ही जैसा अपराध 2 बार कर दिया है तो उसको सजा एक ही बार मिलेगी। कब? एक यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो केस एक ही जैसा हो, सेम अपराध सेम ही हो, और दूसरा है जो पहला अपराध है उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही हो। डबल हो सकती है, कब हो सकती है, जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको 14 साल की उम्र कैद हो गई, उसने 14 साल की उम्र कैद भुगत ली, वापस बाहर आया, फिर से किसी को मार दिया, तो फिर से डबल हो सकती है उसको वापस। हाँ तो वो एक ही होगा। अरे वो इसीलिए तो मूवीज के अंदर कहते हैं मैं एक को मारूं या 2 को मारूं सजा तो एक ही मिलेगी। हाँ सबको मार देता है, फिर एक ही हो रही है, तो वही है, डबल ज्योपर्डी नहीं होगी सेम अपराध के लिए, एक जैसे अपराध के लिए। आगे देखें, यह सिद्धांत वहां लागू होता है जहां दोनों अपराध, एक वह जो पहले किया गया तथा दूसरा वह जो बाद में किया गया, समरूपी यानी कि समान होने चाहिए, साथ ही पहले की सुनवाई यानी ट्रायल चल रही हो, कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई चल रही हो, तब हो सकता है। समझ में आया? आत्मदोषारोपण का सिद्धांत, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ गवाही नहीं देने का। हाँ 20 में ही है, अभी तीसरा पॉइंट था ना। किसी आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि भाई गवाही दे, बता तूने क्या कैसे अपराध किया है, ठीक है, खुद के खिलाफ। वो पुलिस वालों का काम है, वो क्रिएट करेंगे स्टोरी, वो पता लगाएंगे कैसे किया कैसे नहीं किया। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो सबसे पहले तो उनको वो कारण ढूंढना होगा, क्यों किया मर्डर, उद्देश्य क्या था मर्डर करने का, ठीक है। फिर मर्डर का उद्देश्य पता चल गया तो किस माध्यम से किया, चाकू से किया, रिवॉल्वर से किया, किससे किया, वो हथियार कहाँ है। फिर हथियार मिल गया तो उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट है या नहीं है, वो सारी स्टोरी पुलिस वालों को काम है, इसलिए पुलिस वालों को काम करना पड़ता है। व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा। ये सेल्वी वर्सेज कर्नाटक राज्यवाद 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को टेस्ट, ये देखो तीनों टेस्ट यहाँ पे आ गए, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी व ब्रेन मैपिंग,
को आत्म अभिशंसन माना है, यानी खुद के खिलाफ गवाही माना है। आत्म अभिशंसन का मतलब खुद के खिलाफ सेल्वी वाद है किसी व्यक्ति का, जैसे केशवानंद भारती वाद था आपने, हाँ गोलकनाथ वाद है, वैसे सेल्वी वाद है, कर्नाटक राज्य के अंदर था ये। अतः यह वर्जित है, तीनों जो है टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और हाँ इनके ऊपर रोक लगा दी ना 2010 के अंदर। उससे पूर्व होते थे ये, अब नहीं होते हैं। अगर हो रेयर केस होते हैं, ऐसे रेयर केस जिसके अंदर पुलिस तमाम वो कर लेती है, जद्दोजहद कर लेती है उसको, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेती है, फिर कर सकती है, वो अनुमति दे तो ही, अदरवाइज नहीं। फिर अनुच्छेद 21, हाँ कोर्ट में वैलिड रहेंगे अगर कोर्ट की परमिशन से ही होंगे। अगर कोर्ट की परमिशन के बिना आप कर रहे हो तो कोर्ट नहीं मानेगा उनको। अनुच्छेद 21, हाँ दोषी पाया जाएगा, जैसे कि गर्भ के अंदर बच्चे की जो लिंग परीक्षण है वो कोई व्यक्ति करता है या करवाता है या उसमें सहयोग करता है तो सारे अपराधी है, उनको सभी को PCPND एक्ट है ऐसा कोई, उसके तहत सजा मिलती है। वैसे ही अगर ये करेगा गैर कानूनी है करेगा तो फिर उसको सजा होगी। अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये थोड़ा आप सभी के अधिकार इसमें बहुत ज़्यादा है, हाँ जीवन का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार। अंबेडकर ने इसके बारे में कहा है यह संविधान का मेरुदंड तथा मेघना काटा है। मेरुदंड यानी कि रीढ़ है, ये रीढ़ की हड्डी है संविधान की, इसके बिना संविधान कुछ नहीं है। अनुच्छेद 21 के बिना, ये कहा था इसके लिए, किसने कहा? अंबेडकर ने। और इसी को मेघना काटा भी कहा, अनुच्छेद 21 को ध्यान रख लेना। किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति है उसको उसके प्राणों से अलग आप एक ही प्रकार से कर सकते हो, कौन सी? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है। उसको कौन मार सकता है? कोर्ट। एक प्रोसीजर, अगर उसने कोई अपराध भी कर दिया है, किसी भी प्रकार का अपराध कर दिया है, तो कोर्ट ही उसको मृत्युदंड देगी। फिर जो पुलिस वाले या जो अदर कर्मचारी है वो उसको लटकाएंगे। बाकी अन्य व्यक्ति अगर कोई करेगा तो उसको जेल होगी। फिर है अनुच्छेद 20 व 21। अनुच्छेद 20 व 21 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, ध्यान रखना ना, के समय निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व इनको भी निलंबित किया जा सकता था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, जून 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे। ठीक है, हाँ, वो एक ही बार राष्ट्रीय आपात लगा अब तक देश में, उसमें हो गए थे सारे। फिर उसी से सबक लिया था। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे, लेकिन उस समय सारे अधिकार हो गए थे, पूरे राष्ट्र के अंदर लगा था ये। तो इसके अंदर क्या था कि सभी के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। तो फिर उससे सबक लेकर के 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया गया। उसके अंदर कहा कि सभी को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इन 2 को नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अपराधों के संबंध में, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? नहीं होगा तो किसी को भी उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले, कभी भी डाल देंगे अंदर। हाँ, बहुत जरूरी है ये भी, है ना। तो ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। कौन से अनुच्छेद? 20 और 21। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं वो देख लें अब आप। आश्रय का अधिकार, आपको आश्रय पाने का अधिकार है या नहीं? मुरझाया क्यों गए चेहरे? अरे 12 घड़ी में बजे, तुम्हारे क्यों बजा रहे हो? निंद्रा का अधिकार, निंद्रा का अधिकार नाइट में, क्लास में नहीं है। हाँ, ये सो गई थी उस दिन। विद्युत व सड़कों का अधिकार, सभी व्यक्तियों को अच्छी सड़कों का अधिकार है, विद्युत का अधिकार है।
आपका ये अधिकार है। सरकार आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं करती कि हम 24 घंटे लाइट देंगे, बिजली देंगे आपको या अच्छी सड़कें देंगे। भाई आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो, हमने आपको वोट दिया है। आप क्या हम पे नहीं, आप सड़कें बना करके या लाइट दे करके हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हमारा अधिकार ही है, हक है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति है विदेश यात्रा कर सकता है, सरकार के खर्चे पे नहीं, खुद के खर्चे पे। हाँ, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति है अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है, ये अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। फिर एकांत कारावास के विरुद्ध, एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। एकांत कारावास क्या होता है भाई? किसी व्यक्ति को अगर उसने कोई अपराध किया है, कोर्ट ने सजा भी दे दी, तो उसको सभी कैदियों के साथ में रखा जाएगा। कि ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को काले पानी, मतलब कि एक ऐसी गुफा के अंदर ले जाकर के छोड़ दिया जाए, बंद कर दें उसको, हाँ, वहाँ पे वो भूख प्यास से तड़प कर मर जाए। वो बेचारा भूख प्यास से तो बाद में मरेगा, डर से ही मर जाएगा। तो वहाँ पे एकांत कारावास के विरुद्ध उसको संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत। फिर है मनमानी पदच्युति का निरोध का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपने पद से जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा मनमानी करके। अगर उसने कोई उसको हटा रहे हैं तो एक लॉजिकल कारण देना होगा कि हमने इस व्यक्ति को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसने कार्य करने में कोताही बरती है, या इसने काम के प्रति लापरवाही की है, या इसको नोटिस देने के बावजूद इसने सुधार नहीं किया अपने काम के अंदर, तो हटा सकते हैं। फिर एकांतता या निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार। ठीक है, हाँ, प्राइवेसी का। फिर है प्रतिष्ठा का अधिकार। हर व्यक्ति का सम्मान होता है, चाहे वो कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक सम्मान होता है। हर माँ का बेटा उसका लाल होता है, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो। अगर आप उसकी माँ के सामने उसके बेटे को कहोगे ऐसे अपशब्दों से, वो पीट देगा वो। वैसे हर व्यक्ति की कुछ प्रतिष्ठा होती है भाई, है ना। अगर कोई किसी व्यक्ति को अपमानित करता है या उसके खिलाफ झूठी झूठी अफवाहें फैलाता है तो वो मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है, क्योंकि उसका मान है। फिर है प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 21A में आ गया है ना। जीविकोपार्जन का अधिकार, यानी कि आप अपना जीवन जीने के लिए कुछ मनी अर्जित कर सकते हो, इसका आपको अधिकार है। वो आप उसके लिए क्या करोगे? कुछ काम धंधा करके कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। जो चाहे, जो आपको चाहे, आप चाहो तो नाली साफ कर सकते हो, आप चाहो तो पोछा लगा सकते हो, आप चाहो तो पकौड़ी का थैला लगा सकते हो, आप चाहो तो किसी नेताओं के पीछे जाकर के नारे लगा के आजीविका कमा सकते हो। कमाते बहुत सारे, रैलियों में जाके ही पैसे कमा लेते हैं। खाने के लिए नाश्ता वगैरह मिल जाता है, और 200-300 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है, और वो अपना जीवन, शाम को पीने के लिए शराब दे दी जाती है नेताओं के द्वारा, है ना। किसी भी प्रकार से आजीविका कमा सकते हैं अपना जीवन जीने के लिए। कुछ लोग मांग मांग के जीविका अर्जित करते हैं। आपका भी अधिकार है, आप उनको दे या ना दे। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके साथ शोषण नहीं किया जाएगा, यह उसका अधिकार है। फिर है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई नहीं जाएगी। कब? उसको हथकड़ी तब लगाई जा सकती है जब उसको सार्वजनिक स्थान पे लेके जाया जा रहा हो। वो सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, क्योंकि ये भाग ना जाए। जैसे कि किसी व्यक्ति को जेल से कोर्ट में पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसके हथकड़ी लगा के लेके जाएंगे। लेकिन जब वो कोर्ट के अंदर जाएगा तब हथकड़ी खोल दी जाएगी, और वापस जेल में लेके आएंगे तो हथकड़ी खोल दी जाएगी। जेल के अंदर उसको हथकड़ी लगा के नहीं रखते हैं। बेचारे को वहाँ पे रखेंगे, पंखा नहीं है, मच्छर खा रहे हैं, तो वो कैसे खुदा लेगा, हथकड़ी लगी हुई है। आगे देखें, हाँ, दोनों हाथे से, जैसे पीठ पे खा रही है, उसके गर्दन के खा रहा है, ऐसे करेगा। आप अपराधी नहीं हो ना। कर्मचारियों को बकाया वेतन पाने का अधिकार। कर्मचारियों को, अगर कोई कर्मचारी है, उसका कोई व्यक्ति, कोई जो मालिक है, उसका वेतन रोक रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसका भी अधिकार है कि बकाया वेतन प्राप्त कर सकता है, अनुच्छेद 21 के तहत।
फिर है सार्वजनिक फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसने कोई सा भी अपराध किया हो, लेकिन उसको जो फांसी है एक निश्चित दिन और निश्चित स्थान पे ही होती है। ऐसा नहीं है कि जनता कहती है, जैसे कि वो निर्भया वाला केस हुआ था 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर, है ना, याद होगा आप लोगों को। उसके बदले देश में सरकार चेंज हो गई थी महिलाओं की सेफ्टी के मुद्दे को लेकर। तो उसके अंदर अपराधियों ने कहा कि ऐसे लोगों को तो सार्वजनिक स्थान पर ला करके गोली से उड़ा देनी चाहिए, फांसी लगा देनी चाहिए चौराहे पर ला करके। भैया कोर्ट के हिसाब से चलता है, आपकी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलता है। तो ये अधिकार है उनको कि फांसी सार्वजनिक नहीं होगी किसी व्यक्ति को, ठीक है। फिर अनुच्छेद 21 के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, RTE, ये आपके सेकंड पेपर में भी है, राइट टू एजुकेशन। ये कौन से केस में आया था? ये है मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक वाद 1992 के बाद संसद ने, हाँ 21 के बाद संसद ने 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया था। अनुच्छेद 21 के में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता तो वो उसकी मर्जी, लेकिन राज्य तो व्यवस्था कर रहा है। इसलिए सरकारी स्कूलों में देख लीजिए मिड डे मील भी मिल रहा है। भैया आप लोग कहते हो कि हमारे बच्चों को पेट भरे या इनको पढ़ने भेजें, तो हम आपके बच्चों का पेट भी भर रहे हैं, मिड डे मील भी करवा रहे हैं, हम आपके बच्चों को दूध भी पिलाएंगे, हम आपके बच्चों को स्कूल की ड्रेस भी देंगे, हम बुक्स तो फ्री दे ही रहे हैं, हम आपके बच्चों को स्कूल बैग भी दे रहे हैं। अब तो भेजो, लेकिन फिर भी नहीं भेज रहे लोग। फिर भी छोटे छोटे होटल ढाबे वगैरह वहाँ पे अपने बच्चों को लगा देते हैं काम में। क्या हाँ, बाल वाटिकाएं भी स्थापित हो रही है, नर्सरी वगैरह। इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 अनुच्छेदों को बदला गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत 3 अनुच्छेदों को बदला गया है। वो कौन से हैं? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें। सबसे पहले मौलिक अधिकार में इसमें चेंज हुआ था, हाँ 3 अनुच्छेदों को बदला गया है इसके तहत, वही है देखें आप। सबसे पहले मौलिक अधिकार में जो बदला गया है अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 का अधिकार, इसे लागू करने हेतु संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। अप्रैल 2010 में RT लागू हो गया है, ठीक है। ये RT एक्ट संसद के द्वारा पारित कब हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? अप्रैल 2010 में लागू हो गया। यार तो अनुच्छेद ये नया है ना, 21 के, पहले 21 ही था, ठीक है 21 ही था, 21 के। फिर है नीति निर्देशक तत्व में, इसमें आया है अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है। 2002 से पूर्व राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 2002 के बाद यह कार्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु करेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यवस्था करेगा। ये क्या था? नीति निर्देशक तत्वों में था, यानी सरकार के लिए एक निर्देश था एक तरीके से, जो सरकार ने इधर इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया। तो अब यहाँ पे जगह खाली रह गई, तो सरकार ने फिर यहाँ पे क्या कर दिया कि अब यहाँ पे 0 से 6 जो आंगनबाड़ी बाल वाटिका के जो बच्चे होते हैं उनके लिए व्यवस्था कर दी यहाँ पे अनुच्छेद 45 में, ठीक है। ये परिवर्तन हुआ दूसरा। फिर तीसरा है मूल कर्तव्य में, इसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माता पिता अभिभावक का बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाने का कर्तव्य है। प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएं। खुद नहीं दे सकते, खुद के बच्चे खुद से पढ़ते भी नहीं है, कितना ही बड़ा टीचर हो, कितना ही बड़ा प्रिंसिपल हो। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इस अनुच्छेद में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार व स्वतंत्रताएं हैं भाई।
जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। वो क्या है देखें आप। इसमें 2 प्रकार की गिरफ्तारियां हैं। पहला सामान्य दांडिक विधि के अधीन, सामान्य दंड जो दंड है उस विधि के अधीन। एक है निवारक निरोध विधि के अधीन। दोनों विधियां देखते हैं क्या है। पहला गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का उसको अधिकार है। वकील से परामर्श व बचाव का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार कैसे है भाई? किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने आ गई उसके घर पे, शाम को वो बेचारा आराम से बैठा है, फैमिली टाइम बिता रहा है फैमिली के साथ, पुलिस आ गई, हाँ जी फलाना फलाना साहब है, हाँ है, इसका घर है, चलो आओ थाने चलो। बोलेगा भैया चल तो लेंगे लेकिन कारण तो बताओ क्यों लेके जा रहे हो, मैंने क्या किया है? तो उसको कारण जानने का अधिकार है। फिर पुलिस वाले उसको बताएंगे कि आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, आपने ये अपराध किया है, ठीक है। नहीं बताएगी तो वो नहीं जाएगा। बहुत सारे डरपोक होते हैं जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं होता है, वो अरे पुलिस आ गई, नहीं तो पुलिस वाले घर पे नहीं आते आजकल, तो थाने से फ़ोन करते हैं, हाँ बोल रहा है चल आजा थाने में, वो भागा भागा चल जाता है, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे। अरे चले जाते हैं, चल जाते हैं। लेकिन जिसको अपने अधिकार पता है वो पुलिस वालों से पूछ सकता है भाई। कभी भी थाने में जाओगे तो पुलिस वाले पैसे खाते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो है ना पैसे मांगते हैं ना, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, शक्ल से देखते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगा, वो कभी भी नहीं मांगेगा। या तो कम पढ़ा लिखा है, या वो जो कपड़ों से लगता है कि ये पढ़ा लिखा ही नहीं है बेचारा, इसको कुछ अपने अधिकार वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो उससे मांग लेगा। या फिर एक ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था करवाता है जो बीच का हो, जो पुलिस वालों को भी जानता हो, और उस व्यक्ति को भी जानता हो। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? जो खुद आदतन अपराधी होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, या फिर कौन होते हैं? ये छोटे छोटे मोटे जो नेता टाइप के होते हैं, जैसे पार्षद वगैरह हो गए, या गली के अंदर पूर्व पार्षद हो गए, इस टाइप के। ये लोग फिर दोनों पार्टियों के बीच समझौता करवाते हैं कि इतने पैसे मांग रहे हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि 5,000 रुपये दिलवा दे काम हो जाएगा, वो उधर आके कहता है कि 6,000 रुपये दे दो काम हो जाएगा। फिर वो कहते हैं ठीक है 6,000 ले, फिर वो 1,000 रुपये जेब में डालेगा, 5,000 उनको देगा, फिर 500 रुपये वो दे देंगे, तब तक उसके 1,500 रुपये हो गए, पुलिस भी खुश, वो भी खुश, और वो जो अपराधी है वो भी खुश। अपराध क्यों कर रहा है? छोटे मोटे अपराधों में ऐसा हो जाता है, बड़े अपराधों में नहीं होता है। छोटे मोटे जो अपराध होते हैं उसमें ऐसा होता है, बड़े अपराधों में नहीं होता है। बड़े अपराधों में फिर पैसे बहुत बड़े बड़े खाए जाते हैं। हाँ, फिर वकील से परामर्श व बचाव का भी अधिकार है। भाई अपराध कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये भी अधिकार है कि वो अपने वकील से क्या कर सकता है? बात कर सकता है, उससे परामर्श कर सकता है कि वकील साहब बचा सकोगे, अब मैंने अपराध तो कर दिया मैं। तो फिर वकील क्या है, ठीक है बता, डिटेल से बता। तो वकील फिर कहता है ठीक है बचा लिया देना, लेकिन वो जब पैसे उसकी जेब में आ जाएगा, वकील भी कहेगा अब तो समझो तो करो, वही में फ़ायदा है। क्योंकि वकील को पता रहता है कि किस केस में अपन बचा सकते हैं, किस में नहीं बचा सकते हैं। हर वकील को पहले दिन से पता रहता है ये, लेकिन वो देख रहा है जब तक इसकी जेब में माल है तब तक अपन बचाते रहेंगे, डेट पे डेट लेके। फिर है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 24 घंटे के बाद में आप उसको जेल में नहीं रख सकते हो। अगर आपको रखना है तो मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर देता है कि आगे अब इसको जेल में डालना है तो ही रख सकते हो, अदरवाइज मजिस्ट्रेट कह देता है छोड़ दो तो वो फिर छोड़ना पड़ता है। इसके अंदर वो जो है नहीं, उसके अंदर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, छुट्टी के दिन भी मजिस्ट्रेट रहते हैं। बिना जज की अनुमति के 24 घंटे से ज्यादा बंद किए जाने का अधिकार, यानी कि उसको अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत कर दे, नहीं तो उसको फ्री कर दे। यह अधिकार 2 व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ये वाला जो अधिकार है कौन सा? सामान्य दांडिक विधि के अधीन ये 2 व्यक्तियों को नहीं है। कौन कौन से हैं? 1 मिनट थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, इसमें आ जाएगा। शत्रु देश के नागरिकों को और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। भाई शत्रु देश का नागरिक है, कौन है शत्रु देश? अपना सबसे बड़ा शत्रु तो चाइना और पाकिस्तान ही है।
हाँ, कोई पाकिस्तानी आ गया तो वो कहेगा कि मेरे को 24 घंटे के अंदर करो, या मेरे को वकील से बात करनी है, या वो कहेगा भैया तेरे को वकील नहीं होगा, तेरे को तो सीधा सुनवाई भी हम करेंगे, सजा भी हम देंगे, फांसी भी हम देंगे, पीटेंगे जोर, स्वागत और करेंगे तुम्हारा। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को भी ये नहीं है। अब है इधर निवारक निरोध विधि के अधीन, ये क्या होती है निवारक निरोध विधि? अन्य देशों में जहां इसे आपातकाल में लागू किया जाता है, वहीं भारतीय संविधान अनुसार इसे आपात व शांति दोनों समय में लागू किया जा सकता है। यानी कि दूसरे देशों में तो इसको आपातकालीन स्थितियां जब होती है उसी समय लागू किया जाता है, लेकिन भारत में आपातकाल में और सामान्य परिस्थितियों में भी लागू किया जा सकता है। कैसे देखें होता क्या है वो बता रहे हैं। इसमें व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया है लेकिन शक हो रहा है कि ये अपराध कर सकता है। हाँ नहीं, फॉर एग्जाम्पल देखें किसी क्षेत्र के अंदर किसी बड़े नेता की रैली होने वाली है, तो अब पुलिस को संदेह हो जाता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो क्या करती है उस इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर जो होते हैं, जो थाने के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं अपराधियों के नाम से, उन सभी को उठा लेती है पहले ही कि ये उनको मार ना दे। भाई सामान्य आदमी तो कोई मारेगा नहीं नेता को, ठीक है, तो ऐसे जो गैंगस्टर हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, वही तो करेंगे, तो उन लोगों को शक के आधार पे ही अरेस्ट कर लेती है पहले ही, ठीक है। या निवारक निरोध का विषय समवर्ती सूची में आता है भाई, ठीक है, समवर्ती सूची जिसके ऊपर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। ये निवारक निरोध विधि के दिन उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है उनको, ठीक है। निवारक नजरबंदी वालों को शक के आधार पर जिनको गिरफ्तार किया है। फिर नजरबंदी का आधार क्या हो, नजरबंदी तो किया गया है, उन लोगों को क्यों किया गया, उसका आधार क्या है? आधार देख लें आप, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, या राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती। राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे करवा सकता है वो व्यक्ति, ठीक है, भड़काऊ भाषण वगैरह दे करके, या मंदिर के अंदर मांस का टुकड़ा फेंक दे, या मस्जिद के अंदर दारू की बोतल फेंक दे। हाँ, ऐसे धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती, फिर फेंक कौन जाता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ मरते हैं आपस में। उनके पास इतना विवेक ही नहीं होता कि देखें तो सही कौन फेंक रहा है, क्या पता कोई टोपी लगा के कोई उन्हीं धर्म का जो किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो वही आके कर दे जिसको फायदा मिले। करते हैं भैया, नेता लोग ऐसे करवा देते हैं, जब हारने वाले होते हैं ना तब करवा देते हैं। वो एक मूवी है पता नहीं कौन सी है जिसके अंदर वो कहते हैं डैनी जो होते हैं हमारी, जब सर जेहू मूवी है शायद, जय हो सलमान खान की, उसके अंदर वो कहते हैं जब हमारी सरकार खतरे में थी तो हमने वो दंगे करवा दिए, वहाँ पे वो मंदिर में वो करवा दिया, वो करवा दिया, वो करवा दिया। ऐसे नेता भी करवाते हैं। मूवीज के अंदर भी बहुत सारे सीन आते हैं जिसको आप हाँ रियल होते हैं। फिर है सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति जैसे कि सब्जियां वगैरह है उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग आते हैं रोक देते हैं, आवाजाही नहीं होने देते हैं, तो उसमें सार्वजनिक जो सेवाएं हो रही है उनके अंदर क्या आ रही है, आपूर्ति में बाधा आ रही है। जैसे दूध है, दूध के टैंकरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ही नहीं दे रहे लोग, रास्ते में रोक लिए, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि दूध नहीं मिलेगा। हाँ, दूध नहीं मिलेगा लोगों को तो उनकी गुड मॉर्निंग नहीं होगी, बैड मॉर्निंग होगी। चौथा है समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रकृति, यानी कि समाज में नफरत वगैरह फैलाने की प्रवृत्ति वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है इसके तहत। फिर निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही पकड़कर 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, इसलिए उसको अधिकतम 3 महीने, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं, उसको शक के आधार पर 3 महीने गिरफ्तार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताएं, दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक स्टूडेंट थे कन्हैया कुमार है, तो उन्होंने वहाँ पे कोई रैली वगैरह की थी कॉलेज के अंदर ही यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कोई एडिटेड वीडियो चला दिया किसी ने, तो उसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसा, तो उस आधार पे उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके जो सहयोगी थे उनको गिरफ्तार कर लिया, 3 महीने तक रखा। 3 महीने के अंदर भी पुलिस वाले चार्ज
क्या बोलते हैं उसका, चालान पेश नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर, तो फिर फ्री किया उसको, लेकिन उसको बदनाम तो कर दिया पूरे देश के अंदर। शक के आधार पर कर लिया कि इससे नफरत फैल सकती है वगैरह वगैरह, इसने ऐसा करवाया, और एडिटेड वीडियो के आधार पर। वो ये आजकल जो नेताओं के ऊपर छापे पड़ते हैं ना, वो ये किसी भी नेता को बदनाम कर दो, छापे पड़ गया। भाई छापे पड़े तो उनको जेल में भी तो डालो, कितने नेताओं को जेल में डाला है ना, जेल में तो डाल नहीं रहे, छापे पड़े तो भ्रष्टाचार है ये है, तो उनको अपनी पार्टियों में क्यों शामिल करते हैं लोग। उनको बदनाम कर दो ताकि जनता समझे ये तो करप्शन वाले हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। थोड़ा सा और है, 1 बजे बस, 12 बजे नहीं छोड़ना चाहिए, टाइम बहुत बुरा होता है। हाँ 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ देखें भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24, 2 अनुच्छेद है इसके अंदर। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से नंबर का अधिकार है ये अनुच्छेद, कौन से नंबर का अधिकार है? तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम प्रतिबंधित है। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? व्यक्तियों की, मानवों की खरीद फरोख्त, यानी कि व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता है ना, महिलाओं को। हाँ 23 में महिलाओं को कहीं से लाते हैं, उसको फिर किडनैप करके दूसरी जगह भेज देते हैं, जैसे कि खास तौर पे बिहार से, यूपी से लाते हैं। अरे शादी करके नहीं, वो तो आते हैं, वही तो है। हाँ, या फिर ऐसा होता है कोई है ना व्यक्ति होता है, लड़कियों को गुमराह करके ले जाता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से गुमराह कर ले जाता है, कुछ दिन साथ रहता है, उसके बाद में उसको कहीं ना कहीं जा करके बेच देता है, किसी कोठे पे बेच देता है, कहीं पे बेच देता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको किडनैप करके ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बेच देते हैं, या फिर जो ऐसे बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते हैं उन लोगों को बेच देते हैं। फिर वो बच्चों के अंगों के अंदर नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे आँख फोड़ देते हैं या हाथ काट देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है मानवों का दुर्व्यापार। फिर है बेगार वह होती है भाई बिना पैसे के काम करवाना, बिना पैसों के काम करवाना। बलात् श्रम प्रतिबंधित है। बलात् श्रम क्या है भाई? जबरदस्ती काम करवाते हैं, किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं। जबरदस्ती कहते हैं कि काम कर, देर को काम करना है, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं उससे, जबरदस्ती काम करवाते हैं, इच्छा के विपरीत। तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता है, तेरे को काम करना ही है यहाँ पे। तो ये प्रतिबंधित है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। क्या क्या इसके अंदर? मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध, बेगार व बलात् श्रम इसी के अंतर्गत आते हैं ना। फिर दुर्व्यापार व बेगार में निम्नलिखित बातें आती है। कौन कौन सी बातें हैं वो देखें। दास प्रथा, दास जानते हो ना, उसका खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, मतलब कि मालिक जो कहता है वही उसी को करना पड़ता है। उससे पूर्व भी राजा महाराजाओं के टाइम से होता था, जब हाँ वो दास वंश की स्थापना उसने की थी। हाँ, दास या गुलाम वंश की स्थापना उसने की थी। उससे पूर्व देखें आप, राजा महाराजाओं के अंदर शादी होती है लड़की की, तो उसके साथ बहुत सारी दासियां भी जाती है सेवा करने के लिए। हाँ, बंधुआ मजदूरी आती है इसमें। स्त्रियों व बच्चों का दुर्व्यापार, स्त्रियों और बच्चों को खरीद फरोख्त करते हैं ना। फिर है बेगार व बलात् श्रम, मानवों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय किया जाना। ये इसके अंतर्गत
कोई नहीं बेचते हैं, वो खुद बेचने वाले होते हैं। फिर इसके अपवाद हैं भाई 23(2) के। 23(2) इसमें किसके अपवाद हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के। इसमें राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकता है। सार्वजनिक प्रयोजन क्या है भाई? कि सरकार ऐसा कोई ऐसा काम दे दे कि सभी को करना है, देश की हित में, देश की भलाई के लिए काम करना है सभी को। जैसे कि आप सभी को क्या करना है, जब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देश के ऊपर अटैक हो गया, तो आप सभी के लिए कह दे कि आप सभी को काम करना है और देश की सुरक्षा करनी है, क्योंकि सैनिक इस काम के अंदर अब वीक हो गए, कमजोर हो गए, क्योंकि अब सेना उनका आक्रमण नहीं कर सकती। तो आप लोगों को करना है, अनिवार्य श्रम करना है। आप लोगों को गड्ढे खोदने अनिवार्य, या पेड़ पौधे लगाने अनिवार्य श्रम कर दें, क्योंकि देश के अंदर हरियाली समाप्त हो गई है। आप सभी को पेड़ लगाने हैं 2-2 3-3 कंपलसरी कर दे, अनिवार्य। तो वो इसका क्या है? अपवाद है। पर ऐसा करते समय वह केवल धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, सबके लिए सबको करना होगा। ये ऐसा नहीं करेगा राज्य कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो ये काम करेंगे, सबको ये करने हैं, या जैनियों को करने हैं, या बौद्धों को करने हैं, या पारसियों को करने हैं, हिंदुओं को नहीं करने। भैया सबको करने हैं, कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 24, बाल श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसमें अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट का प्रतिषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद? 24। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। यानी कि ये जो नुकसान पहुंचाने वाले जो काम है, इनके अंदर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते, नहीं रख सकते हो, नहीं लगा सकते हो। बाकी जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले कार्य, उनके अंदर आप बच्चों को रख सकते हो। जैसे मूवीज़ के अंदर एक्टिंग करवा लेते हैं, सीरियलों में एक्टिंग करवा लेते हैं, टीवी शोज होते हैं उनके अंदर, सिंगिंग शो के अंदर उनसे गाने गवा लेते हैं, है ना, दुकानों पे रख लेते हैं, क्योंकि वो संकट में काम नहीं है। लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि गरीबों के लिए ही बनते हैं सारे नियम, अमीरों के लिए तो कुछ नहीं है। अमीरों का बच्चा पैसे कमा के नहीं दे रहा माँ बाप को एक्टिंग करके, वहां पे तो कहते थे कि वो टैलेंट है उसका। सभी के लिए समान होगा अगर राज्य कंपलसरी कर दे तो, सार्वजनिक हित के लिए। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको। ओके।